जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। हमने जो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, सीलोम, समिति वगैरह। एक बात और, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में या इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज करते हो, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश ही समझ में आती है, हिंदी नहीं आती है। तो इस समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि मैं कुछ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश टर्म है वो इंग्लिश में यूज़ कर लेता हूँ और बाकी हैं जो हिंदी में, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आए। और इसके साथ हमने जब भी बात कर ली कि क्लासिफिकेशन के जितने भी बेसिस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में फिर हमने क्लासिफिकेशन जब पढ़ना चालू किया तो जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए जो RH विटेकर की पंच जगत प्रणाली थी, उस पंच जगत प्रणाली में से केवल 2 जगतों का उपयोग करते हैं, जिसमें एक जो जगत है वो प्रोटिस्टा और दूसरा जो जगत था वो एनिमेलिया। ठीक है बेटा, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया जगतों का उपयोग करते हुए हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पूरे क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। तो प्रोटिस्टा जो संघ है प्रोटिस्टा जो उपजगत है उसमें केवल एक ही संघ को स्थान मिला है जिसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। इसमें केवल एक ही संघ को स्थान मिला है जिसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ। तो आज की जो क्लास है वो हमारी संघ प्रोटोजोआ के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, जो स्पेशल लक्षण हैं, 10-11 जो कैरेक्टर हैं उनसे लेकर है। ऐसे क्या कैरेक्टर थे जिसके कारण इन जंतुओं को संघ प्रोटोजोआ में स्थान मिला। स्पेशल कैरेक्टर पढ़ेंगे, 10-11 कैरेक्टर हैं संघ प्रोटोजोआ के। सबसे पहले बात करते हैं कि संघ प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ नाम क्यों पड़ा। प्रोटोजोआ एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रोटो और जोन्स। प्रोटो शब्द का अर्थ होता है फर्स्ट और जोन शब्द का अर्थ होता है एनिमल। मतलब प्रोटोजोआ फर्स्ट एनिमल थे जो पृथ्वी पर देखने को मिले, मतलब जिनकी सरल संरचना थी। तो फर्स्ट एनिमल होने के कारण, प्रोटोजोन्स नाम होने के कारण, प्रोटो और जोन्स नाम होने के कारण, फर्स्ट एनिमल होने के कारण इनका नाम रखा गया प्रोटोजोआ। अब बात करते हैं इनके स्पेशल कैरेक्टर की कि कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर थे। तो सबसे पहले तो स्पेशल कैरेक्टर में हम नंबर 1 पर पढ़ते हैं कोशिका का प्रकार। नंबर 1, मोनेरा जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे। उसके बाद में सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब के सब हमने 5 किंगडम थ्योरी में पढ़ा। तो कोशिका के प्रकार की बात करें तो पहला कैरेक्टर इनका आएगा, कोशिका किस टाइप की है। तो सभी जंतु, इस संघ के सभी जंतु कैसे होंगे बेटा? यूकैरियोटिक। सारे के सारे एनिमल या इनकी कोशिका किस टाइप की होगी? यूकैरियोटिक टाइप की। सभी जंतु यूकैरियोटिक होते हैं, पहला कैरेक्टर इनका। ठीक है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो सारे के सारे जो एनिमल हैं वो एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय जंतु मतलब जंतुओं का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? एक कोशिका से। तो आपको एक बात बताऊं कि इनका शारीरिक संगठन एक कोशिका से मिलकर बना है, एक अकेली कोशिका है। इसलिए इनकी सारी जो जैविक गतिविधियां हैं, जितनी भी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, सारी की सारी क्रियाएं केवल अकेली कोशिका करेगी। तो डोबेल के अनुसार, डोबेल एक साइंटिस्ट है, डोबेल के अनुसार इनको एक कोशिकीय न मानकर इनको अकोशिकीय माना। अकोशिकीय का मतलब ऐसा नहीं है कि कोशिका नहीं है, अकोशिकीय का मतलब ये कोई कोशिका नहीं है, ये पूरा का पूरा बॉडी ही है, शरीर ही है। डोबेल ने उनको एसेलुलर माना। ठीक है, डोबेल ने उनको अकोशिकीय, एसेलुलर, अकोशिकीय माना।
ठीक है, क्योंकि इन जंतुओं का जो शरीर है इनमें एक कोशिका पाई जाती है और वही कोशिका समस्त जैविक गतिविधियां, रेस्पायरेशन हो, सर्कुलेशन हो, ब्रीथिंग हो, या क्या कहते हैं उसको एक्सक्रीटरी हो, जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी उस एक कोशिका से संपन्न होती है। इसलिए वैसे तो ये एक कोशिकीय हैं, लेकिन डोबेल ने उनको क्या क्या कहा बेटा, अकोशिकीय कहा, एसेलुलर। वैसे तो यूनिसेलुलर है, लेकिन डोबेल के अनुसार ये क्या है, एसेलुलर। अगली बात करते हैं, तो ये तीसरा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का, तीसरा सबसे बड़ा संघ है, तीसरा कैरेक्टर इनका जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा संघ है। मतलब जितने भी संघ है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी, एस्के, एनिलिडा, कोडेट्स, जितने भी फाइलम हैं, उन सब फाइलम्स में जंतुओं की नंबर्स की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है। ये तीसरा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। ओके, उसके बाद की बात करें, ये जो प्रोटोजोआ अंश हैं वो विश्वव्यापी हैं, विश्वव्यापी बोल दो, चाहे इनको सर्वव्यापी बोल दो, सर्वव्यापी जंतु हैं। मतलब लगभग हर आवास इनके लिए, हर हैबिटेट या हैबिट जो है इनकी, वो हर जगह इनको सूट हो जाती है, हर जगह ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हर जगह देखने को मिलेंगे, विश्वव्यापी हैं, विश्व के समस्त स्थानों पर और सभी जगह ये देखने को मिलेंगे, तो विश्वव्यापी हैं और सर्वव्यापी हैं। आकृति की बात करें इनमें, तो इनके शरीर की आकृति अनियमित होती है, आकृति अनियमित आकृति के होते हैं, आकृति अनियमित होती है, फिक्स आकृति के नहीं है। अब बात करें इनमें पाई जाने वाली समिति की, तो संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं, संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं वो सामान्यतः तो असमित होते हैं, लेकिन कुछ क्लासों के जो एनिमल है वो अरीय समिति भी दर्शाते हैं। साधारणतः की बात करें, नॉर्मल की बात करें, सामान्यतः की बात करें, तो सामान्यतः तो ये सम्मित होते ही नहीं है, अर्थात इनको किसी भी अक्ष से काटें तो शरीर के समान दो पार्ट होते ही नहीं है, एक दूसरे के समरूप नहीं होते हैं। इसलिए सामान्यतः की बात करें तो असमित प्राणी है। छठा जो कैरेक्टर है, सामान्यतः असमित प्राणी होते हैं ये। लेकिन कुछ सदस्य, कुछ जो मेंबर हैं संघ प्रोटोजोआ के, वो कौन सी समिति दर्शाते हैं बेटा, अरीय समिति। सामान्यतः असमित प्राणी है, लेकिन संघ प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य अरीय समिति दर्शाते हैं। अब एक कोशिका है तो कोशिका ही समस्त जैविक क्रियाएं करेगी, समस्त जैविक गतिविधियां करेगी, तो इनका शारीरिक संगठन या तो जीवद्रव्य प्रकार का हो सकता है किसी प्राणी का, या कोशिकीय स्तर प्रकार का हो सकता है, या फिर उत्तकीय स्तर का, या अंग स्तर का, या अंगतंत्र का। लेकिन इनका जो शारीरिक संगठन है वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है, जीवद्रव्य प्रकार का होता है। असमित प्राणी है, जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन होता है। शारीरिक संगठन जीवद्रव्य स्तर का होता है। असमित प्राणी है, अरीय समिति कुछ सदस्य ही दर्शाते हैं, शारीरिक संगठन जीवद्रव्य प्रकार का होता है। इसके अलावा सामान्यतः इनके कोशिकाओं में एक केंद्रक मिलता है, लेकिन कुछ सदस्य जैसे पैरामीशियम द्विकेंद्रिकी होते हैं, केंद्रीय द्विरूपता पाई जाती है। अगला जो कैरेक्टर है 8वें नंबर का, सामान्यतः एक केंद्रिकी होते हैं, एक केंद्रिकी होते हैं। अपवाद की बात करें तो पैरामीशियम संघ प्रोटोजोआ का जंतु होते हुए भी, संघ प्रोटोजोआ का जंतु होते हुए भी केंद्रीय द्विरूपता प्रदर्शित करता है। केंद्रीय द्विरूपता मतलब केंद्रक दो रूपों में पाया जाएगा, एक तो सेक्सुअल न्यूक्लियस होगा और एक
सोमेटिक न्यूक्लियस कायिक केंद्रक, मतलब एक तो जननी केंद्रिक होगा और एक कायिक केंद्रक। सामान्यतः तो इस संघ के जो जंतु हैं उनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम इसका अपवाद है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि स्वच्छ जलीय जंतु हैं ये और सूक्ष्म ये जंतु हैं। स्वच्छ जलीय जंतु हैं, स्वच्छ जलीय हैं और सूक्ष्मदर्शी हैं। सूक्ष्मदर्शी जंतु हैं। सूक्ष्मदर्शी का मतलब इन जंतुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इन्हें साधारण आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको केवल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए सूक्ष्म जंतु हैं, स्वतंत्र जीवी हैं। कुछ जंतु स्वतंत्र जीवी हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो स्वतंत्र जीवी में अमीबा स्वतंत्र जीवी हैं, अमीबा। लेकिन कुछ जो जंतु हैं वो परजीवी भी हैं, जैसे प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ का होते हुए भी एक प्रकार से परजीवी अनुकूलन प्रदर्शित करता है। स्वतंत्र जीवी भी हैं और परजीवी भी हैं। परजीवी में एग्जाम्पल आएगा बेटा प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो ये प्राय नग्न जंतु हैं। इनके शरीर पर पेलिकल या चोल या कवच, सामान्यतः ये अगला, यहां से अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगला कैरेक्टर 9 हो गए, 10 कैरेक्टर। सामान्यतः ये कवच रहित हैं, कवच रहित प्राणी हैं, नग्न प्राणी हैं, लेकिन कभी कभी इनमें पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। कभी कभी इनके शरीर पर पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने जो कंकाल हैं, कवच हैं, वो भी इनमें देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका का कंकाल भी पाया जाता है। इसकी बात करें तो गमन अंग, गमन पाया जाएगा। अर्थात गमन, इनमें गमन अंग पाए जाएंगे, गमन उपस्थित होगा। अब और गमन भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का। कई प्राणी तो ऐसे होंगे जिनमें गमन कूटपाद के द्वारा होगा, सूडोपोडिया के द्वारा होगा, जैसे अमीबा में। ठीक है, कई प्राणी ऐसे होंगे जिनमें गमन कसाब के द्वारा होगा। तो एक एक को लिख लेते हैं। गमन अंग उपस्थित, जैसे कूटपाद के द्वारा होगा। तो कूटपाद के द्वारा जो गमन होगा वो गमन बेटा किस में होगा? अमीबा। कुछ प्राणी ऐसे होंगे जिनमें गमन जो है कसाब के द्वारा होगा, और वो है युगलिना। गमन कसाब के द्वारा होगा, और एग्जाम्पल आएगा बेटा किसमें? युगलिना। युगलिना में जो गमन पाया जाएगा वो कसाब के द्वारा पाया जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि पक्षमाप के द्वारा, पैरामीशियम है उसमें पक्षमाप के द्वारा गमन होगा। पक्षमाप के द्वारा गमन जो देखने को मिलेगा वो पैरामीशियम में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो गमन, कई प्राणी ऐसे होंगे जिनमें गमन अंग होगा ही नहीं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। गमन अंग अनुपस्थित, और एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम। देखो, अमीबा में सूडोपोडियल लोकोमोशन होगा, युगलिना है उसमें कसाबी गमन होगा, और पैरामीशियम में कसाब और पक्षमाप में अंतर। कसाब जो होते हैं वो संख्या में कम और लंबाई में बड़े होते हैं, जबकि पक्षमाप जो हैं
वो संख्या में बहुत ज्यादा और लंबाई में छोटे छोटे होते हैं और दोनों एक प्रकार से संघ प्रोटोजोआ के सदस्यों में लोकोमोशन के पार्ट हैं, गमन के अंग हैं। तो अमीबा में गमन कूटपाद के द्वारा, यूग्लिना में गमन कशाप के द्वारा, पैरामीशियम में जो गमन है पक्ष्माप के द्वारा, और प्लाज्मोडियम, क्यों प्लाज्मोडियम में गमन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि प्लाज्मोडियम तो कैसा प्राणी है, पैरासाइट है, परजीवी है, ये तो दूसरे के शरीर में रहता है, तो दूसरे का शरीर चलता है तो ये भी चले जाते हैं, इनको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम में गमन नहीं पाया जाता, गमन एब्सेंट है, और जिनमें गमन है उनमें कूटपाद, कशाप और पक्ष्माप के द्वारा गमन होगा। ठीक इसी के बाद में हम बात करते हैं कि शरीर में जो श्वसन है या जो पोषण है वो सामान्य सतह द्वारा, अगला लक्षण देखेंगे, अगला कैरेक्टर देखेंगे, श्वसन और जो पोषण है वो शरीर की सामान्य सतह द्वारा, क्योंकि श्वसन और पोषण के लिए अलग से कोई अंग नहीं है, श्वसन और पोषण के लिए अलग से कोई अंग नहीं है। इसके अलावा इनमें संकुचनशील रसदानी भी पाई जाती है, अगला कैरेक्टर, संकुचनशील रसदानी भी पाई जाती है। यह संकुचनशील रसदानी इन जीवों में परासरण नियमन का कार्य करती है, परासरण नियमन का कार्य करती है, ठीक है ना। परासरण नियमन का मतलब अगर ये जलीय प्राणी हैं, इनमें अगर जल एक्स्ट्रा चला जाता है तो संकुचनशील रसदानी में जल भर जाता है और अमीबा इनको बाहर त्याग देता है, और अगर जल की मात्रा कम होती है तो इनके द्वारा जल अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसका मतलब संकुचनशील रसदानियां हैं वो परासरण नियमन का कार्य करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का कार्य करती है। इसके अलावा इनकी बात करें तो इनमें जो जनन है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों द्वारा, जनन की बात करें तो जनन दोनों विधियों द्वारा होगा। जनन के लिए लैंगिक और अलैंगिक विधियों के द्वारा जनन संपन्न होगा, जिसमें अलैंगिक जनन की विधियों की बात करें तो द्विविखंडन भी होगा, सरल विखंडन भी होगा, अनुदैर्ध्य विखंडन भी, और मुकुलन मतलब बर्ड्स भी बनेंगे। और लैंगिक जनन की बात करें तो संलयन विधि द्वारा होगा, जो प्लाज्मोडियम दर्शाएगा। प्लाज्मोडियम अभी तो आया था, प्लाज्मोडियम जो है इसमें लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। बाकी जो अन्य सदस्य हैं उनमें अलैंगिक जनन, जिसमें विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन या मुकुलन विधियों द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होगा। तो इस प्रकार से एक बात और, इनमें क्या है कि विखंडन विधियों द्वारा जनन संपन्न होता है तो टूटा हुआ कोई भी पार्ट पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा शरीर बना लेता है, इसलिए इन्हें अमर मानते हैं। क्योंकि जीवद्रव्य का कोई भी पार्ट, अगर सेल्स का कोई भी पार्ट टूटकर अलग हो गया तो उसी पार्ट से क्या हो जाएगा, नया प्राणी बन जाएगा। इसलिए संघ प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों को अमर मानते हैं, या संघ प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं वो अमर रहते हैं, क्योंकि उनका टूटा हुआ एक भी पार्ट विखंडन विधि द्वारा नए प्राणी का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रोटिस्टा में जो पहला जो संघ को स्थान मिला प्रोटोजोआ, उसके हमने मेन कैरेक्टर कर लिए हैं। मेन कैरेक्टर हम तो 10 की बात ही कर रहे थे, लेकिन एक एक करके ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं। सभी जंतु यूकैरियोट्स हैं, एकोशिके हैं, तीसरा सबसे बड़ा संघ है, विश्वव्यापी होते हैं। इनकी आकृति अनियमित है, सामान्य असमित, लेकिन कुछ सदस्य अरिसमिति भी दर्शाते हैं। शारीरिक संगठन जीवद्रव्य स्तर का, और शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो केवल एक कोशिका से ही होती, एक कोशिका से संपन्न होता है, इसलिए इनको सामान्यतः डोबेल आया ना, डोबेल ने इनको एकोशिकीय भी माना है। स्वच्छ जलीय जंतु हैं, सूक्ष्म जलीय जंतु हैं, मतलब स्वच्छ जल में होंगे और इतने महीन होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इसके अलावा कवच रहित प्राणी है ये, कुछ में पेलिकल का आवरण पाया जाता है। प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का कंकाल भी पाया जाता है। गमन की बात करें तो गमन पाया जाएगा, लेकिन गमन भी अलग अलग गमनांगों के द्वारा, जैसे कई प्राणियों में अमीबा जैसे में कूटपाद के द्वारा, यूग्लिना में कसाब के द्वारा और पैरामीशियम में पक्ष्माप के द्वारा, और कुछ इसके सदस्य हैं जिनमें गमन अंग होते ही नहीं है, जिनकी बात करें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में जनन की बात करें तो लैंगिक जनन पाया जाएगा। श्वसन, उत्सर्जन, पाचन जितनी भी क्रियाएं हैं वो शरीर की सामान्य सतह द्वारा होगी, क्योंकि शरीर में कोशिका ही एक है, एक ही कोशिका है, कोशिका ही शरीर है, इसलिए इनको डोबेल ने सही कहा। एक यूनिसेलुलर तो है, इसके साथ डोबेल ने उनको एसेलुलर भी नाम दिया। संकोचनशील राजधानी पाई जाएगी जो परासरण नियमन का कार्य करेगी, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थों के रूप में ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये एक लाइन और रह गई है, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, 15 हो गया, 16 नंबर यहां लिख देता हूं। उत्सर्जी पदार्थ है ना, उत्सर्जन के रूप में ये किसका उत्सर्जन करेंगे बेटा, अमोनिया का। बहुत ही महत्वपूर्ण
जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो मैंने करवा दिए हैं, इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। आगे फिर गमनांगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्रोटोजोआ को अलग अलग क्लासों में बांटा गया है, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही बहुत ज्यादा हो गया। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से एक एक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे को एक बार उतार लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी बात या बाकी जो क्लास है उसमें आगे हम बात करेंगे। ओके।